हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो जैसा कि हमने देखा था जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 को हम कवर कर रहे थे, थ्योरी ऑफ डिमांड। तो उसमें हमने ऑलमोस्ट क्या होता है 4 पार्ट के उसको डिस्कशन कर लिया था। अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो भाई आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम के चैनल पर आ गए हो। और जब चैनल पर आ गए वीडियो को देख रहे हो तो बस यार आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में हमने देखा था पार्ट 4 में, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग ऑफ डिमांड क्या होता था, ठीक है। इसके बाद डिमांड फंक्शंस हमने देखे थे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों की वीडियो रहेगी। और आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, उस वीडियो का भी लिंक वहाँ पर आपको क्या प्रोवाइड हो रखा है। बात सुनिए, तो आज की जो वीडियो में बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आपका मतलब वीडियो रहेगी, इसमें 3 से 4 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या होता है वहाँ पर कन्फर्म है कि पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो हमें बात क्या करना, देखो हमें कह रहे कि पहला हमें क्या समझना कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, फिर उसके बाद हमें देखना कि जो यहाँ पर अजम्पशंस होते हैं और किसके लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। तो एक एक पॉइंट्स को हम बहुत आसानी से ठीक कवर करते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। अब लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए ना आपको एक चीज़ पर फोकस करना है, कह रहे कि रिमेनिंग थिंग्स, ठीक है ना, रिमेनिंग, ठीक है, थिंग्स, रिमेनिंग थिंग्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर। तो जितने भी देखो जो मैंने आपकी लास्ट वाले पार्ट में करवाए थे कि फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग डिमांड में, तो उसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट था क्या था, प्राइस ऑफ गुड्स ना, उस पॉइंट को छोड़कर बाकी जितने भी पॉइंट होते हैं आपके, रिलेटेड गुड्स हो गया, इनकम ऑफ कंज्यूमर हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन मार्केट हो गए ना, वो सारे के सारे जो पॉइंट है आपके वो क्या आएंगे, रिमेनिंग ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है, या अदर थिंग का रिमेनिंग थिंग्स कह सकते हो, फिर अदर थिंग्स कह सकते हो, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड बस आपका सीधा से कहता है कि अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड क्या अप्लाई करना है, मतलब किसी भी चीज़ में लॉ ऑफ डिमांड को लगाना है, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा आप लोगों को कि जो रिमेनिंग थिंग्स होती है, ठीक, उनको क्या करना पड़ेगा, आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स कि आपको उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। तो देखते हैं आगे क्या कह रहा है, कह रहे कि इफ रिमेनिंग थिंग्स आर बीइंग कांस्टेंट एज प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, कि अगर क्या होता है कि जो रिमेनिंग थिंग्स होती है वो कांस्टेंट होती है, तो अगर मान लो कमोडिटी उसकी प्राइस करे कि एज अ प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, अगर कमोडिटी प्राइस की जो कमोडिटी है, जो कमोडिटी की प्राइस है अगर वो इंक्रीज होती है, तो यहाँ पर कह रहा है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज। की सिंपल बात है कि अगर प्राइस यहाँ पर क्या कमोडिटी की इंक्रीज होगी तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड कमोडिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, पहली बात क्लियर। दूसरा फिर एंड एज प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर कमोडिटी की जो प्राइस होती है क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर कमोडिटी की प्राइस क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो वहां पर कह रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज, इट इज कोल्ड लॉ ऑफ डिमांड, ठीक। अगर यहाँ पर कह रहा है कि प्राइस अगर क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो वहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी ऑटोमेटिक क्या होगी, वहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, क्या होगी, वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। आप इसी में ये भी ऐड कर सकते हो कि जो एक प्राइस होता है और एक क्या होता है यहाँ पर क्वांटिटी होती है, तो उसके बीच में क्या होता है, अगर बात करेंगे नेगेटिव रिलेशन होता है। क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर हमारे पास एक शेड्यूल है और यहाँ पर एक क्या है, वहाँ पर कर्व है, उसको देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखो क्या होता है, हमारी जो प्राइस हो रही है, प्राइस क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है, तो और यहाँ पर क्वांटिटी हमारी क्या हो रही है, लगातार डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो सिंपल ही बात है, जब यहाँ पर देखो प्राइस हमारी यहाँ थी तो ये रहा, ठीक। अब अगर हमने प्राइस को इंक्रीज कर दिया तो क्वांटिटी देखो पहले यहाँ थी तो क्वांटिटी आपकी डिक्रीज हो गई। अगर मानते प्राइस को हम डिक्रीज करते हैं तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी इंक्रीज आएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, लॉ ऑफ डिमांड। तो अगर आपका 3 से 4 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो आपको इसकी डेफिनेशन बतानी होगी, ये शेड्यूल बनाना होगा, देन आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जो इसके बाद कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया 3 नंबर में कि जो यहाँ पर क्या होता है, जब्शंस होते हैं ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या होते हैं। तो मैंने बता दिया कि रिमेनिंग, ठीक, रिमेनिंग थिंग्स क्या होती है, मैंने बता दिया मतलब प्राइस ऑफ गुड्स को छोड़कर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इसकी अजम्पशंस क्या होती हैं। पहला कह रहा है कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, कि जो भी मतलब पॉपुलेशन होगा उसका जो साइज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर मार्केट के अंदर क्या 500 लोग हैं तो 500 ही लोग रहना चाहिए, उसमें से ना तो डिक्रीज होना चाहिए ना तो वहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। ये हमें मान के चलना पड़ेगा, तभी जाके हमारा क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, अप्लाई होगा। क्लियर यहाँ तक।
समझ में आ रहा होगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्या करो, द इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो अब द इनकम ऑफ कंज्यूमर का मैंने आपको दो केस पढ़ा रखा था। पहला हमने पढ़ा रखा था नॉर्मल गुड्स क्या होती है, दूसरा क्या होता है हमारा इंफीरियर गुड्स क्या होती है, ठीक है। तो उस केस में हमने यहाँ पर देखा था, तो इसको भी क्या रहना पड़ेगा, यहाँ पर रिमेन कांस्टेंट रहना पड़ेगा। क्या कहना, रिमेन, मेन देखो सभी चीज़ों में जो हम पढ़ के आए थे ना, उनमें बस एक ही वर्ड यूज करना, रिमेन, ठीक है, कांस्टेंट हो गया यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस थे, टेस्ट एंड हैबिट्स रिमेन कांस्टेंट, कि आपके जो टेस्ट होगा या प्रेफरेंस है, हैबिट कह सकते हो, वो भी क्या होनी चाहिए आपके वहाँ पर, क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी जाके लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा आपका अप्लाई होगा, ठीक है। और लास्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट। अब आपको रिलेटेड गुड्स मैंने बताई थी, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइए कि वो कौन कौन से गुड्स होती है और वो क्या होती है, ठीक है। बात सुनिए, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपकी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मींस कि आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है उनमें वो भी क्या होनी चाहिए आपकी, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये क्या होता है आपका जम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ तक क्या होता है कि हमारा जो होता है यहाँ पर पार्ट 4 भी कंप्लीट होता। और देखो यार, आप लोग हमेशा एक चीज़ को मिस करते हो, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं आप कमेंट भी करिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बस एक बार क्या करो, चैनल को आप लोग मेरी तरफ से यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।